चलिए, तो मैंने आपको दो कारण बता दिए बायोडाइवर्सिटी लॉस के, दो जो कारण है, जिसमें चार चार बताने हैं, दो बता दिए। कौन कौन? हैबिटेट लॉस एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। इससे रिलेटेड बातें अपनी पहले भी हो चुकी है जब मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो, जब मैं प्रीडेशन पढ़ा रहा था, अगर याद हो तो। देखिए होता क्या है कि जब भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म वहां पे रह रहे हैं, इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म वहां पे इवॉल्व हुए हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म या उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जब वहां आएंगे बाहर से भी है, या वो वहां रह रहे हैं उसकी नंबर बढ़ जाए, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इकोसिस्टम। लेकिन अगर कोई बाहर से दूसरे इकोसिस्टम से, एलियन का मतलब नहीं कि विदेश, मान लो कि ये कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इस एरिया का, और किसी दूसरे दूर के किसी एरिया से इकोसिस्टम से उठा के कोई दूसरा स्पीसीज इस एरिया में लाके लगा दिए, और वो किसी कारण से लगा सकते हैं। हो सकता है गलती से वहां से कुछ अदर प्लांट हम ला रहे हो काम का, उसके साथ गलती से कोई दूसरा प्लांट आ गया हो यहाँ, और उसका सीड गिर गया हो, उग गया हो। या हो सकता है हम जानबूझ के लाए हो, हमको कुछ फायदा लगा हो, लाए हो। और लाने के बाद, लाना नुकसानदेह नहीं है, लाने के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि बाहर से आने वाली स्पीशीज, जो एलियन स्पीशीज एक इकोसिस्टम के लिए जो बाहर से आती है, वो उस इकोसिस्टम के लिए एलियन स्पीशीज भी, वो स्पीशीज उस इकोसिस्टम के नेटिव स्पीशीज के लिए, जो उस इकोसिस्टम की ओरिजिनल स्पीशीज है, लोकल स्पीशीज है, उसके लिए खतरा हो जाती है। और कैसे खतरा होती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। याद कीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बहुत पहले जब मैं ऑर्गेनिक पॉपुलेशन पढ़ा रहा था। ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है, लेक विक्टोरिया। उस लेक में वहां की लोकल मछली जिसका नाम है किस्टिल्ड फिश। क्या नाम है बोलो? किस्टिल्ड फिश। कुछ लोग इसको किचिल्ड फिश कहते हैं, किस्टिल्ड फिश। ठीक है, किस्टिल्ड फिश वहां की लोकल मछलियां हैं, ठीक है, वहां लेक की। तो लेक के एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगा, वहां के प्रशासन को ऐसा लगा कि इसमें ये आजकल किस्टिल्ड फिश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि केवल मछली बढ़ जाएगा तो फिर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। तो उनको पता चला कि नाइल पर्च नाम की एक मछली है जो इसको रेगुलेट कर सकती है, नाइल पर्च। उन्होंने क्या किया, नाइल पर्च को लाके छोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, नाइल पर्च को क्या हुआ, ये किस्टिल्ड फिश बड़ा बढ़िया लग गया खाने के लिए। नाइल पर्च ने शुरू किया दमादम दमादम दमादम। लेकिन हुआ क्या, नाइल पर्च को लाया था किसी दूसरे लेक से। तो नाइल पर्स इस इकोसिस्टम के लिए, जो ये ईस्ट अफ्रीका का विक्टोरिया लेक था, उसके लिए एलियन स्पीशीज हो गया। और नाइल पर्क को इस इकोसिस्टम में, मतलब कि विक्टोरिया लेक में, क्रिस्टल फिश के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगा। मतलब उसके अलावा उसको कोई फूड अच्छा नहीं लगा। तो अब मुझे बताओ, वो दमादम दमादम खाएगा या चिक चिक के खाएगा? दमादम 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 खाया, उसको मजा आ गया भाई साहब, केवल वो अच्छा लग रहा है। नतीजा ये हुआ, क्रिस्टल फिश की कई सारी वैरायटी थी उसमें, मोर देन 200 स्पीशीज क्रिस्टल फिश की खत्म हो गई। और उसमें नाइल पर्स का नंबर बढ़ने लगा। हाँ, बाद में नाइल पर्स भी बढ़ा। कारण क्या है, उसका फूड एकमात्र उसमें कौन था? किस्टिल्ड फिश। सारी किस्टिल्ड फिश जब खत्म होने रही, उसके नंबर कम होने लगे, तो फिर नाइल पर्स का भी नंबर कम होने लगा। फिर एक समय ऐसा हुआ कि बैलेंस आ गया। लेकिन इस दौरान किस्टिल्ड फिश की कई सारी स्पीशीज ही खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म। और वो डाटा लोग बताते हैं कि मोर देन 200 स्पीशीज गायब हो गई थी। मुझे बताओ, क्या ये एलियन स्पीशीज इन्वेशन, इन्वेशन का मतलब होता है हमला, कोई एलियन स्पीशीज एक इकोसिस्टम में आके उसके लिए हमलावर हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसका बेस्ट एग्जांपल है नाइल पर्च। एग्जांपल पहले भी डिस्कस हो चुका था। ऐसे ये तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का बताया, एक और एग्जांपल ले लो एक्वेटिक इकोसिस्टम का। जैसे कि क्लेरियस फिश है। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे जो मैंने ओवर एक्सप्लॉइटेशन में एग्जांपल बताया था, यहाँ पे जो मैं कैट फिश का नाम ले रहा था, सॉरी, कैट फिश का नाम यहाँ मत लेना, यहाँ कॉमनली हमारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज फिश के गायब हो रहे हैं, ये बोलो। कैट फिश वाली बातें यहाँ थी, थोड़ी सी मिक्सअप हो गई। जो अभी मैंने ओवर एक्सप्लॉइटेशन में बताया था ना कि हम समुद्री मछली लोग अपने नदियों में छोड़ते हैं अपने फायदे के लिए, तो उससे केवल कैट फिश को नहीं, पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम के कई सारे एनिमल्स को और फिश को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, हाँ अब मैं बता रहा हूँ क्या एलियन स्पीशीज में एक और एग्जांपल। हमारे लेक में कैट फिश को खतरा बढ़ता जा रहा है, और ये खतरा कौन बढ़ा रहा है पता है? ये खतरा बढ़ा रहा है अफ्रीकन कैट फिश।
मतलब कैटफिश का खतरा अफ्रीका से हमारे लेक में ला के छोड़ा जा रहा है। ये इलीगल है, पहली बात लीगल नहीं है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। जो अफ्रीका की कैटफिश है उसका एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जिसका नाम है क्लेरियस गेरीपाइनस। बोलो क्या नाम है? क्लेरियस गेरीपाइनस। क्या नाम है? क्लेरियस गेरीपाइनस। इसको लाके हमारे रिवर में छोड़ा जाता है। हमारे रिवर में इसको छोड़ा जाता है कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो एक्वेटिक बॉडी में छोड़ा जाता है। लेकिन उससे ज्यादा, जिस भी पर्पस के लिए छोड़ा जाता है, उससे ज्यादा वो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को नुकसान कर रहा है, हमारे कैटफिश को नुकसान कर रहा है। और ये बेसिकली जो अफ्रीकन कैटफिश है वो हमारे इकोसिस्टम का तो है नहीं, हमारे इंडियन रिवर्स का। और उसमें जब आप ला रहे हो अफ्रीका से, तो वो तो अफ्रीका का फिश यहाँ के लिए एलियन हो गया, इस यहाँ के नदी के लिए। अब क्या हो रहा है कि ये तेज मछली को नहीं खा रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, वो कैटफिश तेजी गति से फूड अपटेक करता है, तो हमारे रिवर्स के कैटफिश को फूड की डेफिशिएंसी हो रही है और उसको खतरा बढ़ता जा रहा है। स्पीशीज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके मेंबर खत्म होते जा रहे हैं स्पीशीज के। और तब बता रहे हैं कि ये तो खतरा है भाई, एलियन स्पीशीज इन्वेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। इसलिए अभी से उसको बता रहे हैं कि देखिए देखिए देखिए, एलियन स्पीशीज इन्वेशन की कैटेगरी में आने वाला है। हो सकता है अभी गया हो, क्योंकि ये सब तो हम पुराना डाटा पढ़ रहे हैं ना। ये तो दो एग्जाम्पल क्या बताए, जो लाल डब्बे और नीले डब्बे में घेरा है, ये एग्जाम्पल आपको बताया गया है नदी वाले, एक्वेटिक वाले, ही बोलो, लेक वाले और रिवर्स वाले। अब मैं आपको अच्छा एक और बता देता हूँ, पानी वाले। वाटर हाइसिंथ का नाम सुना है? जलकुंभी, जलकुंभी नाम सुना है? सुना होगा जलकुंभी। अरे बताता हूँ, जब बाढ़ बाढ़ आता है तो पानी के ऊपर में कुछ ऐसा प्लांट तैरता है जिसमें गुब्बारे गुब्बारे जैसे फूले होते हैं। कितने लोगों ने देखा? अब तो पता चल गया हो, आइकोर्निया। इसकी बात मॉर्फोलॉजी में भी की थी मैंने। इस टाइप से फुला रहता है, ठीक है। नीचे ये स्टेम, नीचे उसका रूट होता है और यहाँ पे उसका डिजाइनदार पत्ता होता है। याद आया? एकदम डिजाइनदार पत्ता होता है, जलकुंभी, ठीक है। वाटर हाइसिंथ उसका नाम है, आइकोर्निया। पता है ये हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है। ये प्लांट दूसरे देश से लाया गया था इंटेंसली हमारे देश में ही। अच्छा, लाया क्यों गया था, पर्पस समझो। इसका जब फूल खिलता है ना, एकदम पिंक, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब अलग अलग स्पीशीज, व्हाइट भी आने लग गया, अब तो पिंक रेड भी आने लगा है। ज्यादातर आप पर्पल कलर के इसके फूल देखोगे, बड़ा सुंदर होता है वो फूल। तो इसको लाया गया था हमारे एक्वेटिक सिस्टम में, छोड़ा गया था इसको इसलिए कि इसके फूल खिलेंगे तो हम एज ऑर्नामेंटल एक्वेटिक प्लांट जो फ्लावर दे रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इसको हम विदेशी रिवर से अपने रिवर में लाके छोड़ तो दी। लेकिन ये किसको पता था कि इस आइकोर्निया को, वाटर हाइसिंथ को, बंगाल का इकोसिस्टम कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग गया। बंगाल का एनवायरनमेंट इसको इतना बढ़िया लगा कि दिन दुगनी रात चुगनी अपना ये डिवीजन किया और बंगाल के मोस्ट ऑफ द रिवर्स और लेक्स में और पॉन्ड तक में फैल गया, जो रिवर से कनेक्टेड थी। और इस कदर फैला, प्रॉब्लम फैलने से नहीं है, ये वाटर का ऑक्सीजन ज्यादा अपटेक करता है भाई साहब, वाटर ऐसे। और अगर वाटर का ऑक्सीजन ज्यादा अपटेक कर लेगा, अब आप खुद सोच लो कि उस वाटर में जो मौजूद फिश होंगे या और कोई एनिमल होगा या फिर और कोई प्लांट होगा जो O2 अपटेक करता होगा, उनको O2 की डेफिशिएंसी होगी, वो मरने लगेंगे, यस और नो। तो पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। और जब ऐसा हुआ था, तब से इस वाटर हाइसिंथ को एक टैग मिल गया, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्लांट ऑफ इंडिया या टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल भी लिख लो यहाँ पे, वैसे आगे आएगा, पॉल्यूशन में भी बातें आएगी। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल समझ में आया? क्योंकि इसको बंगाल की इकोसिस्टम कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग गई, टेरर ऑफ बंगाल। और बंगाल में ये बहुत, आपने भी देखा होगा आपके घर के आसपास भी, जब खास करके जब छठ पर में सफाई फाई करने जाते होंगे, पौंड वोंड में जब आप करते होंगे, तो ये वाटर हाइसिंथ एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इतना फैला रहता है कि आप हटा दो और गलती से एक आध भी छूट गया ना, तो 3-4 दिन में पूरा फिर से भर देता है। फास्ट गति से रिप्रोडक्शन करता है, छोटे छोटे प्लांट हम तुरंत प्रोड्यूस कर देता है। इसकी रिप्रोडक्टिव टाइमिंग कम है, इसलिए ये क्या करता है, अपना नंबर तेजी में बढ़ा लेता है। और नंबर बढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये इतने सारे नंबर बढ़ाने के बाद वो सारे मेंबर पानी से O2 ज्यादा खींचते हैं फास्ट गति से। इसकी वजह से पूरा एक्वेटिक बॉडी डिस्टर्ब होता है। और ये हमारे देश का प्लांट नहीं, बोलता रहा हूं ना, एलियन स्पीशीज है।
अच्छा एलियन, ये एक्चुअल में एलियन है, एक्चुअल एलियन में समझ रहे हो ना, बाहर से आया हुआ है, एक्चुअल में बाहर से आया हुआ है, ठीक है। अच्छा कुछ लैंड वाले देख लेते हैं, पानी वाले बहुत देख लिए। एक प्लांट का नाम आपको मैंने पहले भी बताया था, पार्थीनियम, जिसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, जिसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं। कैरेट ग्रास क्यों कहते हैं? क्योंकि गाजर के जो लीव्स होते हैं, पत्ती होते हैं, उससे मिलता जुलता इसका पत्ती होता है, इसलिए इसको कैरेट ग्रास। कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं ये भी बता चुका हूँ कि पहले 2-3 कारण है कांग्रेस ग्रास कहने का। जब ये पार्थिनियम दूसरे देश से हमारे देश में आया था, ठीक है, पार्थिनियम, तो ये भी एज ऑर्नामेंटल प्लांट ही आया था, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन पार्थिनियम इंटेंसली नहीं आया था, आया था गलती से। एक्चुअली में वीट का एक्सपोर्ट हो रहा था दूसरे दूसरे हमारे देशों में, वीट के सीड्स वगैरह का, तो उसी के साथ पार्थिनियम के भी सीड्स आए थे और गलती से यहाँ उगा था। उसके बाद इसका फूल यहाँ के लोगों को इतना अच्छा लगा कि लोगों ने इसको अपनी खेती करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये जिस खेत में उगता है उस खेत में फिर इसके अलावा कोई और नहीं उगता है। और ये सेम कहानी लेंटेना की भी है, जो उसके बगल में नाम लिख रखा है, सेम कहानी। हाँ, पार्थिनियम को कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं, इसका कारण 2 कारण है, सुन लो, पहले भी बता चुका हूँ। कारण ये है कि पहली बात, ये जब आया था अपने देश में, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, फर्स्ट हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इस ग्रास की प्रॉपर्टी कांग्रेस से मिलती जुलती है, ठीक है। कैसे मिलती जुलती है भी सुन लो। जब अपना देश आजाद हुआ था तो अपने देश में सबसे पहली पार्टी जो बनी थी कांग्रेस ही, ठीक है, लोकतांत्रिक देश में। तो कांग्रेस उस टाइम बनी थी और उस टाइम कांग्रेस सरकार ने बहुत काम भी किया था, ये भी एक फैक्ट बात, ठीक है। तो पूरे देश में कांग्रेस की पार्टी बहुत तेजी गति से फैल गई थी, तेजी तरीके से उसका विस्तार हुआ था पूरे देश में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैच करती है पार्थिनियम से। पार्थिनियम आया किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में और ये भी फैला पूरी एकदम तेजी गति से, एज लोगों को यहाँ पे पसंद आ गया ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे, सब लोग अपने अपने खेत में उगा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, ठीक है। बाद में जब लोगों को पता चला तब इसको उगाना लोग छोड़ दिए, समझ गए ये उगेगा तो फिर खेत में इसके अलावा कोई और नहीं उगेगा। कारण क्या है बता देता हूँ। ये जहां उगता है वहां के सॉइल को ये इस कदर मिनरल अनडिस्टर्बेंस कर देता है, मतलब मिनरल डिस्टर्बेंस कर देता है, फिर दूसरे प्लांट उसमें ग्रो ही नहीं कर पाते, कितना भी सीड छिड़क नहीं कर पाते। तो ये कहानी लेंटेना का भी है, लेकिन पार्थिनियम केवल कांग्रेस ग्रास कहलाता है और वही केवल कैरेट ग्रास कहलाता है, क्योंकि उसकी पत्तियां कैरेट से मिलती है और वही केवल कांग्रेस के साथ आया है। अदरवाइज लेंटेना भी दूसरे देश से आया है, उसके बारे में बस याद रखो कि वो भी लैंड इकोसिस्टम के लिए, ट्रस्टल इकोसिस्टम के लिए एक ऐसा स्पीशीज है जो हमारे यहाँ एलियन स्पीशीज बन के खतरा है। तो मैंने आपको 2 प्लांट का नाम बताया जो क्या है, ट्रस्टियल प्लांट है और हमारे ट्रस्टियल इकोसिस्टम के लिए एलियन स्पीशीज बन के खतरा है। और संजोग की बात है, यहाँ पे मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल बताए वो सब वाकई में एलियन, ठीक है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल मैंने आपको एलियन वाला बता दिया, दूसरे देश वाला बता दिया तो दूसरे देश वाला ही नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि बिहार की गंगा, मतलब कि कोई भी, जैसे एक नदी है गंगा, वो अगर वो किसी दूसरे नदी से नहीं मिलती है और उस नदी से कोई ऑर्गेनिज्म मिला के इस गंगा में डाल दे, तो वो ऑर्गेनिज्म इस गंगा के लिए क्या होगा, वो इसके लिए एलियन होगा। और वो नदी भी, ये नदी भी दोनों हो सकता है भारत का ही हो सकता है, दोनों सेम स्टेट का हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम के लिए एलियन का मतलब ये होता है कि उस इकोसिस्टम का वो ओरिजिनली नहीं था, ठीक है। तो ये हुआ एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इससे भी खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, फिर से बता देता हूँ, कुछ नए बच्चे हैं। आपको मैंने बोला था कि नेचर में कुछ ऐसे रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में कि तू नहीं तो मैं भी नहीं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। और जब ऐसा होता है कि तू नहीं तो मैं भी नहीं, सपोज दैट कि ए बी पे डिपेंडेंट था, ए बी का काम करता था, बी ए का काम करता था, और ए का काम बी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था और बी का काम ए के अलावा कोई और नहीं कर सकती थी, मतलब दोनों साथ रहते थे, दोनों के साथ रहने से दोनों को फायदा था और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दिन की बात है कि ए हमारे बीच नहीं रहा और दूसरे दिन की बात है कि बी भी हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि ए हमारे बीच पहले दिन नहीं रहा, इसीलिए दूसरे दिन बी ने भी अपने आप को त्याग दिया। कारण क्या है कि ए ही बी का नीड पूरा करता था, कुछ ऐसे नीड जिससे बी का सर्वाइवल पॉसिबल था। और ऐसा कई सारे एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, म्यूचुअलिज्म में, सिम्बायोसिस में, याद बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर ठीक है सिम्बायोसिस में तो आप कई सारे एग्जांपल बताए थे, लेकिन यहाँ पैरासाइट्स क्यों लिखा है? तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ।
मैंने जब आपको पैरासिटिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कई सारे होस्ट कई सारे पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो लिख लो यहाँ पे होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। अब मुझे बताओ कि ये पैरासाइट होस्ट पर डिपेंडेंट है। ये लो मान लो कि ये उसका होस्ट है, ये होस्ट पर डिपेंडेंट है। होस्ट इसको कोई न्यूट्रिशन दे रहा है लगातार दे रहा है, और कल को किसी कारण बस होस्ट हमारे बीच नहीं रहा। एक दिन की बात है होस्ट हमारे बीच नहीं रहा, और दूसरे दिन की बात है कि वो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट भी हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि इस पैरासाइट ने न्यूट्रिशन लेने के लिए होस्ट पर स्पेसिफाई हो गया था कि हम इसी से केवल लेंगे, और उसके खत्म होने के बाद उसको भी खत्म होना था। सारे पैरासाइट को एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, केवल होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट ही को एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल बनेंगे। नोट कर लीजिए अभी जो मैंने लास्ट में बोला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बात। होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट ही केवल एग्जाम्पल बनेंगे को एक्सटिंक्शन का। अगर होस्ट मरेगा तो पैरासाइट भी मरेगा। मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर पैरासाइट मरेगा तो होस्ट को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड पैरासाइट है होस्ट पर, ना कि होस्ट पैरासाइट पर। क्योंकि होस्ट पैरासाइट रिलेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, न्यूट्रिशन मतलब फायदा यहाँ पैरासाइट को हो रहा है, होस्ट को नहीं। फायदा पैरासाइट को हो रहा है, पैरासाइट मर जा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको। होस्ट अगर नहीं मरा है तो वो जिंदा ही रहेगा, क्योंकि होस्ट पैरासाइट से कुछ नहीं ले रहा, पैरासाइट होस्ट से ले रहा है। हाँ, सिम्बायोसिस में तो क्या होता था म्यूचुअलिज्म में, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, तो एक मरता था तो दोनों मरता था। चाहे इधर वाला मरे चाहे इधर वाला मरे, इधर वाला मरेगा बी मरेगा तो ए भी मरेगा, ए मरेगा तो बी भी मरेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। यहाँ लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बस पैरासाइट होस्ट पर डिपेंडेंट है। इससे न्यूट्रिशन का सप्लाई मैं इधर दिखा रहा हूँ। तो अगर ये मर जाए तो ये मरेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन इसको नहीं मिलेगा। अगर ये मर जाए तो ये क्यों मरेगा? अच्छा है ना, इसको तो फायदा हो जाएगा। कितना लोग समझ गए ये बात? हाथ खड़ा करिए, कितना लोग समझ गए क्वेश्चन? डन। चलिए, और लास्ट में एक और छोटा सा फैक्टर है जिसका नाम है पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस। हालांकि पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस को भी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में, लेकिन ठीक है, इस चीजों को आप हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? वही वाली बात मैंने अभी आपको बताई ना, कि यूनिवर्सिटी के बीचों बीच अगर सड़क गुजर जाती तो उस पूरे इकोसिस्टम का डिस्टर्बेंस हो जाता। आप नेचुरली ये सोचो ना कि अगर एक कहीं पर बहुत बड़ा जंगल है और उसके बीच से रेलवे ट्रैक अगर गुजार दिया जाए तो कई किलोमीटर्स के एरिया तक वहां के प्लांट एनिमल और सब माइक्रोब सब खत्म हो जाते हैं, फिर वहां पे आते नहीं है। तो मुझे बताओ वहां पे क्यों नहीं आते हैं? कारण क्या? हैबिटेट लॉस तो हुआ है, लेकिन कारण क्या, क्यों नहीं? तो कारण ये भी है कि वहां पे पॉल्यूशन हो रहा है। वो पॉल्यूशन ट्रेन के धुएं से हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है तो। उसके बाद साउंड से तो हो ही रहा है, साउंड से तो हो ही रहा है। ठीक है, मान लो कि फ्लाइट गुजर रही है, आपने कुछ नहीं किया, सपोज दैट आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फ्लाइट का रूट गुजार दिया इसके ऊपर से। फ्लाइट का जब जोर जोर आवाज जाएगा तो कई सारे ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उस हाई इंटेंसिटी साउंड। तो पॉल्यूशन और डिस्टर्बेंस के वजह से भी हमने कई सारे स्पीशीज को खोया है। और मैं आपको ये बता दूं, रिसेंट टाइम में बायोडाइवर्सिटी के लॉस का मेन कारण पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस। अगर रिसेंट टाइम में पूछा जाए तो स्पेसिफाई कर देना पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस, और अगर कुछ नहीं बोला जाए, बोला जाए मेन कारण बताओ बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो बताना मेन कारण हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज ऑल अबाउट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 4 कारण है, एक को मैंने अलग से बताया है। ठीक है, अब बताओ यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। अभिषेक? नो सर। अतीक? अगर होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट अगर मर जाएगा तो उसका जो होस्ट होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं ये पड़ेगा। को एक्सटिंक्शन का एग्जांपल कैसे होगा फिर? वो एक्सटेंशन का एग्जाम्पल एक तरफ से तो होगा ना। अगर होस्ट तो मरेगा वन तो साइड। पैरासाइट मरेगा, तो को एक्सटेंशन का एग्जाम्पल तो एक तरफ से होगा ना। उसे एक पार्शियल, ही तरफ के बेसिस इस पे पार्शियली लाएंगे बोल इसमें। सकते हो, फुल्ली नहीं है। हाँ, ठीक। ठीक है, और कोई दिक्कत है? विभा? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? नो सर। विवेक?
नो सर। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया, काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक छोटा सा है लेकिन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अपने नेचर के लिए भी इंपॉर्टेंट। और जब इतना टॉपिक है, टॉपिक का नाम ही है हॉट स्पॉट। टॉपिक का नाम ही क्या है, हॉट स्पॉट। स्पॉट का मतलब तो क्या होता है, एरिया। अब मुझे बताओ, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को वर्ड दिया गया कि ये एरिया हॉट स्पॉट है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा बात तो होगा जो वर्ड हॉट वर्ड देके उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब उस एरिया को पॉपुलर करना चाहते हैं, उस एरिया को एकदम एकदम इम्फेसिस देना चाहते हैं कि इस एरिया में कुछ है ऐसा। आखिर क्या है, तो सुना ध्यान से। बेसिकली ये हॉट स्पॉट वर्ड यूज किया जाता है इकोसिस्टम में, मतलब नेचर में इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में। और ये टर्म पहली बार 1988 में दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने। ये कंसेप्ट उन्होंने दिया, समझना ध्यान से। उधर कुछ में देखो, इधर देखो, इधर। ये हॉट स्पॉट एक एरिया है, एक इकोसिस्टम है, मान लो एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जहां पर ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सुना ध्यान से, गौर से, जो पहले इकोलॉजी नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा। जहां ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, जहां ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इस अर्थ पर कहीं और नहीं रहते। क्या कह रहा हूं, वो ऐसा एरिया है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो केवल वही मिलते हैं, अर्थ में कहीं और नहीं मिलते। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म का उस जगह पर पाया जाना एंडेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडेनिज्म। मतलब ऐसा कोई एरिया जहां पे एंडेनिज्म खूब हो। तो ये पहली बात कि अगर किसी भी एरिया को हॉट स्पॉट आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो उस एरिया में एंडेनिज्म हो, एंडेनिज्म हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि उस एरिया में ऐसा एकाध गो ऑर्गेनिज्म नहीं हो जो एंडेमिक हो, ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हो जो एंडेमिक हो। मतलब बायोडाइवर्सिटी भी खूब हो और बहुत सारी स्पीशीज हो, मतलब, और उन स्पीशीज में ज्यादातर ऐसी स्पीशीज हो जो कहीं और नहीं मिलते हो। इकोलॉजिस्ट ने पूरे दुनिया में घूम घूम के ऐसे एरिया को ढूंढा है। वो लोग इकोलॉजिस्ट को और कोई काम नहीं है कि यही ढूंढते रहते हैं। ये जो काम उन्होंने किया है ना, ये काम सारे काम से बड़ा काम। आपको पता है, वो दिमाग लगा रहे हैं जो एक बार काम करेंगे और ये काम कई जनरेशन तक के लिए काम हो जाएगा। बोलो क्यों? एक बात बताओ, अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कंजर्व करते हो, ठीक है, वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन वहां कुछ बहुत सारे ऐसे स्पीशीज देश के दूसरे कोने में भी मिलते हैं, दूसरे मतलब कि अर्थ के दूसरे एरिया में भी मिलते हैं। तो अगर वहां से वो स्पीशीज गायब हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। हम उस जगह से फिर लाके उसको यहाँ उगा लेंगे जहां दूसरा जगह मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर प्लांट केवल वही मिलता है, एनिमल वही मिलता है, माइक्रो वही मिलता है, और वहां पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, मुझे बताओ क्या उस एरिया को कंजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एरिया के कंपैरिजन में? यस और नो? जहां बायोडाइवर्सिटी तो ज्यादा लेकिन एंडेमिक ज्यादा नहीं है, उससे फायदा है ना कि इसको कंजर्व करो। अच्छा, दूसरी बात, जहां एंडेमिज्म एक दो स्पीशीज का ही है, मतलब एक दो एंडेमिक स्पीशीज ही बच रहे हैं, तो उसके लिए इतना खर्चा काहे उठाना है? उस एक दो स्पीशीज को उठा के ऐसी जगह डाल दो जिसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिस एरिया को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कितने लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अरे भैया, मान लो कि 10 किलोमीटर का कोई एरिया है, वहां पे एक स्पीशीज ऐसा रहता है जो कहीं और पूरे दुनिया में नहीं मिलता है, तो इस पूरे एरिया को हम घेर के प्रोटेक्शन देंगे तो पागले ने इतना खर्च करेंगे? इस ऑर्गेनिज्म को ही उठा के ऐसी जगह पे ले जाकर रख दो जहां पर जिस एरिया को हम ऑलरेडी पहले से प्रोटेक्ट करके रखें, किसी तरह इसको वहां पे अडेप्ट करा दो, या इस ऑर्गन को बचाने का कोई दूसरा तरीका लगाओ। इस पूरे एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने में बहुत करेंसी खर्च होती है पूरी दुनिया की। और मैं आपको बता दूं, ये सारा डाटा जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। पूरे दुनिया में 34 हॉटस्पॉट है। ये मैं पुराना डाटा बता रहा हूँ, नया बढ़ गया है, नया ऐड हुआ है, नया 42 के अप्रॉक्स चला गया है, नया आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। आपको आंसर 34 ही मानना है। पूरे दुनिया में 34 हॉटस्पॉट है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे 34 हॉटस्पॉट हैं। जिस भी देश में पड़ते हैं वो देश उसको घेर के रखा हुआ है। उस एरिया में किसी का एंट्री अलाउड नहीं है। अगर अलाउड है तो रेस्ट्रिक्शंस के साथ है। आप वहां पे ना प्लांट उखाड़ सकते हैं, ना प्लांट का कोई प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, ना एनिमल वहां पे आप ले जा सकते हैं। बस आइए देख के जाइए, वो भी रेस्ट्रिक्शंस के साथ। हो सकता है कई सारे एनिमल्स का फोटो नहीं खींच सकते हैं, कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं, कई सारी बातें। तो ऐसा एरिया
जहां पर एंडेमिज्म ज्यादा हो, जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो, मुझे बताओ इन दोनों के साथ एक चीज ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्या? थ्रेट और बायोडाइवर्सिटी की ज्यादा होगी। बोलो क्यों? अगर एंडेमिज्म ज्यादा है, देश में कहीं और नहीं मिलता है, केवल वहीं मिलता है, और कल को किसी कारण से वहां पे कोई आपदा आ गया, बताओ वो एरिया में अगर जो ऑर्गेनिज्म केवल वहीं मिल रहा है, उसको खत्म होने का खतरा भी तो ज्यादा है। अगर वो देश में कहीं और नहीं मिल रहा, केवल वहीं मिलता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलता, वहीं मिल रहा है, तो अगर वहां पे कोई आपदा आ गया, खत्म ही हो जाएगा, पूरा मेंबर ही खत्म हो जाएगा, स्पीशीज खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि इकोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के ऐसे इलाकों को बाउंड्री से घेर के उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दे रहे हैं जिसमें कोई जा नहीं सकता है। अब मुझे बताओ कि कल को अगर एटॉमिक बम चल गया और हॉट स्पॉट प्रभावित हो जाए, तो मुझे बताओ कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा नेचर का, होगा कि नहीं होगा? एट अ टाइम भयानक नुकसान, एट अ टाइम भयानक नुकसान। एक बार में कितनी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा? तो पूरे वर्ल्ड में 34 है। मजे की बात तो ये है कि 34 में 25 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और 9 गो ओशियन है, मतलब कि एक्वेटिक, ओशियन का एक्वेटिक बोलो, मतलब 9 गो एक्वेटिक इकोसिस्टम ऐसा है जहां एंडेमिज्म भी ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा और थ्रेट भी ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का थ्रेट भी ज्यादा। 9 गो तो एक्वेटिक वाले और 25 टेरेस्ट्रियल वाले हैं। ये पूरे वर्ल्ड का मैं बता रहा हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अपने इंडिया में कितना है? दुख की बात है कि 34 में अपने इंडिया में 3 ही एरिया है ऐसा। एक हिमालय पर है, एक वेस्टर्न घाट में है, और एक नया डिस्कवर्ड हुआ है इंडो बर्मा। तो अपने इंडिया में 3 है और तीनों का तीनों ट्रस्टियल है। वेस्टर्न घाट रीजन में, जो श्रीलंका के आसपास का रीजन है, वहां पे एम्फीबियंस वहां पर एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी खूब ज्यादा है, और कुछ ऐसे एम्फीबियन स्पीशीज हैं जो वहां के अलावा कहीं और नहीं है। खूब है, बहुत है, लेकिन केवल वही है। तो मुझे बताओ एंडाइम ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, एंड थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा, क्योंकि देश फिर और कहीं नहीं मिल रहे। तो वो अच्छा हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया, सुना ध्यान से, बट वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रहे, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रहे हैं। ठीक है? ऐसे हिमालय रीजन में आपको बता दूं, हमारा हिमालय यूं ही फेमस नहीं है पूरी दुनिया में। हिमालय पर पूरे वर्ल्ड का जितना फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, पूरे वर्ल्ड का 33% फ्लावरिंग प्लांट हमारे हिमालय पर है। ऐसे ही हम हिमालय पर गर्व नहीं करते हैं। हमारे हिमालय पर ऐसे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जो दुनिया में कहीं नहीं है, और पूरे दुनिया का फ्लावरिंग प्लांट का अकेला 33% हमारे हिमालय पर है, अकेला। सोच कर दो कितना छोटे से एरिया में हम इतना ज्यादा डाइवर्सिटी रखे हुए हैं। उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। और उसको कंजर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी भी हालत में उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ठीक है? क्योंकि वहां पे कई सारे फ्लावरिंग प्लांट। देन इंडो बर्मा में, हमारे इंडो बर्मा रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा पड़ रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट केवल अपने इंडिया में नहीं है, अपने इंडिया का कुछ पोर्शन ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो बता दूं। ठीक है? तो इंडो बर्मा रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप हुआ है, वहां माहौल तैयार हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है इंडो बर्मा। ठीक है? तो अब जाके टोटल अपने इंडिया में 3 हॉट स्पॉट हो गए। ठीक है? पहले 2 माने जाते थे, पहले यही हिमालय और वेस्टर्न घाट माने जाते थे, लेकिन अब 3 हो गए हैं। ये मैं पुराना डाटा बता रहा हूँ, फिर मैंने कल भी बोला है सब डाटा में 2004 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी 2005 की है, तो ये सारा डाटा मैं 2004 का बता रहा हूँ। हो सकता है कि इंडिया में कोई नया डिस्कवर्ड हुआ हो, गूगल करके आप चेक कर सकते हो सकता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम ही डिस्कवर्ड हो गया हो इंडिया में, या ट्रस्टियल में और इंक्लूड हुआ हो, क्योंकि रिसर्च तो गोइंग ऑन है ना, रिसर्च तो हमेशा चलते रहते हैं ना, साइंस रिसर्च से तो बढ़ता है। ठीक है? तो ये हॉट स्पॉट था, हॉट स्पॉट कंसेप्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वर्ल्ड में टोटल कितने हॉट स्पॉट है? 34। हॉट स्पॉट वर्ड किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया? नॉर्मन मेयर्स। हॉट स्पॉट को नॉर्मली क्या बोल सकते हो? मेगा डाइवर्सिटी जोन। पूरे वर्ल्ड में 34 में 25 टर्स्टियल, 9 एक्वेटिक, इंडिया में 3, तीनों के तीनों टर्स्टियल। कौन कौन? हिमालय, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका मिला के, एंड इंडो बर्मा। ठीक है? देन हॉट स्पॉट की पहचान क्या है? हॉट स्पॉट की पहचान ये है कि उस एरिया में हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज होगा एंड हाई डिग्री ऑफ थ्रेट होगा। अच्छा, हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज के साथ साथ आप ये भी लिखो कि वहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी भी होगा, हाई बायोडाइवर्सिटी भी होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर एंडेमिज्म ज्यादा होगा तो थ्रेट तो ज्यादा होगा ही होगा, एक्सेलरेटेड लॉस तो ज्यादा ही। एक बात आपको बताऊं मैं, आश्चर्य की बात, दुनिया में 34 हॉट स्पॉट है,
और अगर साइंटिस्टों ने इस बात का पता लगा लिया है कि हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है, जितने भी डिस्कवर्ड हुए हैं, तो क्या उसका एरिया को मापा होगा ना मापा होगा? यस और नो? मतलब पूरे एरिया को तो घेरा होगा, उस एरिया का लोग जमीन का कितना है एरिया तो पता किया होगा ना जी। टोटल हॉटस्पॉट को मिला दो, टोटल हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड में जितना है, पूरे हॉटस्पॉट को मिलाने के बाद जमीन का जितना एरिया आता है, लैंड का जितना एरिया आता है, लैंड और एक्वेटिक को भी मिला के, मतलब पूरे एरिया जितना आता है, वो टोटल अर्थ के एरिया का लेस देन 2% है। एक्यूरेट डाटा बोलूं तो 1.4%। दोनों डाटा याद रखना है, लेस देन 2% है और एक्यूरेट बोलूं तो 1.4% है। ये दोनों डाटा आपकी एनसीईआरटी में ही दो अलग अलग जगह लिखी हुई है, ठीक है? तो ये बातें भी आपको ध्यान रखने। अब आप सोचो कि अगर हॉटस्पॉट को हम बचा लें तो मुझे बताओ कम पैसे में ज्यादा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होगा कि नहीं? बोलो क्यों? पूरे नेचर को बचाने से बढ़िया है कि ज्यादा फोकस करो आप बायो हॉटस्पॉट को बचाओ, हॉटस्पॉट को चुन चुन के बचाओ। उससे क्या होगा कि उसमें कई सारे ऐसे स्पीशीज हैं जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और जो केवल वही है, उनको अगर बचा लिए तो वो स्पीशीज जिनको ज्यादा खतरा है खत्म होने की, उनकी खतरा घट जाए। और पता है यही कारण है कि जो छठा मास एक्सटिंक्शन इतनी स्पीड से चल रहा है, हमने हॉटस्पॉट को बचा बचा के ये जो छठा मास एक्सटिंक्शन का स्पीड है, इसको 30% से हमने इस स्पीड को कम किया है। क्या बोल रहा हूँ, सुना ध्यान से। इस स्पीड को हमने 30% रेट से कम किया है। इस एक्सटिंक्शन को हमने, माइक बंद करो किसका माइक ऑन है, माइक बंद करो किसका माइक ऑन है। इस रेट को हमने 33% से मतलब कि कंट्रोल किया है। अब सोचो आप कि हॉट स्पॉट को खोजना और हॉट स्पॉट को बचाना कितना बड़ा काम है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इकोलॉजिस्ट को कोई काम नहीं है, हॉट स्पॉट ढूंढते रहते हैं। अब आप सोचो कि हॉट स्पॉट ढूंढना कितना बड़ा काम है और हॉट स्पॉट को बचाना कितना बड़ा काम है। और ये काम कौन करते हैं? जो इकोलॉजिस्ट से रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं, उनका काम ही है। सरकार उसको पैसा देती है, ये काम करती है। ये सरकार के फंड से चलता है सब, ठीक है? जिस देश में भी हॉटस्पॉट मिलता है। फिर एक बात और कि कई सारे हॉटस्पॉट को बचाने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज भी होती है, इंटरनेशनल यूनियंस भी होते हैं जो उसके लिए फंड रिलीज करते हैं। ये सब चीजें तो फिर आप आगे हायर स्टडीज में भी जानोगे अगर आप आगे साइंस को लेके पढ़ोगे तो, ठीक है? तो ये था हॉटस्पॉट का कंसेप्ट, मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक बात, एक टर्म है यहाँ पे, इस टर्म को उड़ाओ। ये टर्म एक वर्ड की वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर, मतलब रहने का जगह देते हैं, इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। कहाँ? बायोडाइवर्सिटी में, ऐसे हॉटस्पॉट में। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दी हॉटस्पॉट, उसको अगर मतलब स्ट्रिक्टली बचाएं, शुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय 30%। अच्छा इस लाइन में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ इस लाइन में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑन पुटिंग ऑल द बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट। ये क्या लाइन है? ऑन पुटिंग ऑल द बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट के बायोडाइवर्सिटी को एक साथ मिलाने पे। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। टुगेदर दे कवर लेस देन 2% अर्थ लैंड एरिया है। फिर ये अर्थ लैंड एरिया क्यों बोल दिया? अर्थ लैंड बायोडाइवर्सिटी बोलता है ना, तो लाइन में आपको टुटपटांग नहीं लग रहा? टुटपटांग है एक्चुअल में, एक वर्ड यहाँ पे गलती से लिखाया है और उस वर्ड की वजह से पूरा लाइन टुटपटांग हो गया। ऑफ वर्ड यहाँ है ही नहीं। उड़ाओ जल्दी से नोट्स में, अब पढ़ो। क्या हॉटस्पॉट को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे? अरे हॉटस्पॉट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है तो हॉटस्पॉट को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं बोल सकते हैं? शिवानंद बोलो। यस सर। और पूरे अर्थ में जितना भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उन सभी के एरिया को मिला दो तो कितना है? एक्चुअल तो 1.4% है और अदरवाइज लेस देन 2% की आप बोलोगे तो वो भी गलत नहीं, लेकिन मोर करेक्ट ये है। हेलो, मोर करेक्ट ये है क्योंकि ये एक्यूरेट डाटा है। दिस इज ऑल अबाउट हॉटस्पॉट, ठीक है? ये हॉटस्पॉट कंसेप्ट फिर आगे काम आएगा अपने इसी चैप्टर, इवन अपनों को उसमें भी पॉल्यूशन में भी काम आए, ठीक है? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट हॉटस्पॉट। अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, फिर होमवर्क दे रहे आगे कल पढ़ेंगे, इसमें बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे प्लांट में। अभिषेक कोई दिक्कत है? नो सर। अतीक? नो सर। रिभा? नो सर। रिभा आवाज नहीं आ रहा है। नो सर। शिवानंद?
नो सर। सुमन, नो सर। विवेक, नो सर। चलिए होमवर्क लीजिए। अच्छा, कल एनसीईआरटी पढ़ने बोले थे, तो किसी को एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं आया है? उसमें जितना भी पेज बोले थे, 4-5 पेज एक साथ बोल दिए थे। किसी को समस्या है तो अभी बोलिए। नहीं है? चलिए आज पढ़ना है पेज नंबर, कल जहां रुके थे मतलब एनसीईआरटी, पेज नंबर 264 से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? और अच्छा, कल पेज नंबर 265 वाला नहीं दिए थे पढ़ने के लिए ना? देना भूल गए थे ना शायद, कोई बात नहीं, आज दे देते हैं। पेज नंबर 264 टू पेज नंबर 266, ठीक, 266। यहाँ पे पढ़ना है थर्ड पैराग्राफ से, और यहाँ पे पढ़ना है हेडिंग नंबर 15.2.2 के ऊपर तक, ओके? चलिए इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, अगले 10 मिनट में क्रिएट करते हैं प्लांट एनाटॉमी का क्लास।